इस वीडियो में 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं और उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, हम जो म्यूनिसिपलिटी का चैप्टर हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत बुक में भी जो है, उसमें म्यूनिसिपलिटीज़ के टाइप दिए हैं, जिनमें से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस उसी का एक टाइप है। इसके अलावा हमने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ा था। तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के द्वारा स्टेब्लिश करा जाता है। और जो ये क्वेश्चन में पूछा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जिस भी स्टेट में इसको एस्टेब्लिश करा जाता है, उस स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट पास करके इसको एस्टेब्लिश करा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स बाय एन एक्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, कि जिस भी स्टेट लेजिस्लेचर में इसे एस्टेब्लिश करा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, उसी स्टेट में एक एक्ट लाकर उसी स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा इसे एस्टेब्लिश करा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों इनको बनाया जाता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं ना, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, इन बड़े स्टेट्स के इन बड़े जो सिटीज़ हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे क्रिएट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरी स्टेटमेंट है कि द मेयर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन। जो मेयर है वो कॉरपोरेशन की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो कमिश्नर है ना, कमिश्नर इसका चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ना कि मेयर। मेयर तो इसके लेजिस्लेटिव विंग का एक पार्ट है। तो इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा 41 का ए, वन ओनली। Types of urban governments. 8 types of urban local bodies are created in India for the administration of urban areas. मतलब अर्बन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 8 टाइप्स की अर्बन लोकल बॉडीज को भारत में क्रिएट किया जाता है। ये कौन कौन सी हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो अभी हमने क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर है म्यूनिसिपलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी और कैंटोनमेंट बोर्ड। देखो, इनमें से कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के द्वारा, कुछ पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के द्वारा एनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के अंडर एस्टेब्लिश करा जाता है। वहीं अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटी की बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के, मतलब जिस भी स्टेट में इन्हें क्रिएट करा जाता है, उन स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा एक्ट बनाकर जो है वो इन्हें क्रिएट करा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में दो चीज़ें हैं। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को किसी स्टेट में क्रिएट करा जाता है तो उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा एक्ट लाकर इसे क्रिएट करा जाता है। लेकिन अगर किसी यूनियन टेरिटरी में अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्रिएट करना है तो पार्लियामेंट द्वारा एक्ट लाकर इसे, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसे क्रिएट करा जाता है। तो आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यूनिसिपलिटीज़ के बारे में, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें, 1992 में जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा क्या करा गया, एक नया पार्ट 9A द म्यूनिसिपलिटीज़ करके ऐड करा गया। नए आर्टिकल्स 243 से लेकर 243 उसके अलावा नई शेड्यूल 12 शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अगर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को देखें तो एक साइड तो है लेजिस्लेचर और एक साइड है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्वेश्चन में मेयर के बारे में पूछा था कि क्या मेयर जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका, तो नहीं। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जनरली ये जो सीनियर IAS ऑफिसर है, एक सीनियर IAS ऑफिसर, और जनरली ये जो है एक सीनियर IAS ऑफिसर होता है, ठीक है। तो जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है ना, कमिश्नर भी आ सकता है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर इसका एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। लेजिस्लेचर में देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें वार्ड्स होते हैं। वार्ड्स का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे ये पूरा दिल्ली का एग्जांपल ले लिया, पूरी सिटी दिल्ली है तो वो पूरे सिटी को वार्ड्स में बांट दिया जाएगा। वार्ड्स का मतलब क्या है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक वार्ड्स में से काउंसलर को चुना जाता है, ठीक है। पार्षद भी जिन्हें बोलते हैं या फिर काउंसलर, वो जनता द्वारा वोटिंग से इलेक्ट होते हैं। जो भी इन वार्ड में, एक वार्ड में जितने भी यहाँ पे पब्लिक होगी, जनता होगी, उनके द्वारा वोटिंग करी जाएगी और इन पार्षदों को इलेक्ट करा जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये पार्षद हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये जो पार्षद है ना, वो किसको चुनते हैं? मेयर को, ठीक है। जो मेयर है वो पार्षद द्वारा नॉमिनेट होते हैं
और पार्षद की हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए डेप्यूटी मेयर भी होते हैं। ठीक है, तो मेयर सबसे ऊपर आ गया, या फिर इसको प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। अगर मैं काउंसिल की बात करूँ ना, जो काउंसिल है इसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें काउंसिल को प्रिसाइड कौन करता है, कौन उसका प्रेसिडेंट होता है, तो मेयर ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी लेजिस्लेटिव विंग का है और ये एग्जीक्यूटिव है। तो जो मेयर है वो लेजिस्लेटिव विंग में है, ना कि एग्जीक्यूटिव में। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्यों क्रिएट करे जाते हैं, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर, अदर्स। ठीक है, और दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स बाय द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर्स। और यूनियन टेरिटरीज में अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को क्रिएट करना हो तो बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा कि अगर किसी स्टेट में, मान लो कोई एक स्टेट है और उसमें 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, 1 2 3, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए एक सेपरेट, सबके लिए अलग अलग एक्ट भी ला सकती है, और सबके लिए कलेक्टिवली एक जो है वो एक्ट भी हो सकता है। तो देयर में बी वन कॉमन एक्ट फॉर ऑल द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अ स्टेट, और सेपरेट एक्ट भी हो सकते हैं हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। अगर इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अथॉरिटीज़ को देखें तो अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ 3 अथॉरिटीज़, 3 अथॉरिटीज़ हैं, काउंसिल, द स्टैंडिंग कमेटी और द कमिश्नर। जो कमिश्नर, ये वही कमिश्नर है जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव विंग का जो पार्ट है, ये जो काउंसिल है और ये स्टैंडिंग कमेटी है, ये इसके लेजिस्लेटिव इसमें आती है। द काउंसिल इज हेडेड बाय अ मेयर। ये काउंसिल एक मेयर के द्वारा हेड करी जाती है, और इस मेयर को एक डिप्टी मेयर के द्वारा असिस्ट करा जाएगा। और ये मेयर जो है वो कैसे इलेक्ट होता है, कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है, ही इज इलेक्टेड इन अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स। मतलब ज़्यादातर राज्यों में ये 1 साल की रिन्यूएबल टर्म के लिए इसे इलेक्ट करा जाता है। He is basically an ornamental figure and a formal head of the corporation. कॉर्पोरेशन का ये एक फॉर्मल हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। काउंसिल की जो मीटिंग होगी ना, उनको प्रिसाइड करने का काम किसका है, मेयर का। ठीक है, अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं ये वाला। तो जो भी डिसीजन इनके द्वारा लिए जाएंगे ना, काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर। इसका मतलब ये है कि ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कॉर्पोरेशन की, और ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जनरली ये क्या होता है, एक सीनियर IAS ऑफिसर होता है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस। देखो, एक तो नेटो स्टेटस है, एक तो नेटो का मेंबर बनाया जाता है कंट्रीज को, एक नॉन नेटो एलाई के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है, ये स्टेटस दी जाती है। तो जो नॉन नेटो एलाई है, इसके बारे में पूछा क्योंकि हाल ही में USA ने कतर को एक नॉन नेटो एलाई के रूप में डेजिग्नेट करने का डिसीजन लिया है। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये एक डेजिग्नेशन है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा असाइन करा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा डेजिग्नेट करा जाता है, US के लॉज के अकॉर्डिंग इसे डेजिग्नेट करा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर इट प्रोवाइड्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस as well as entails security commitments to the designated country। देखो, 2 चीज़ों के बीच में आप डिफरेंस देखो। एक तो है नेटो की स्टेटस, एक है नॉन नेटो एलाई। ठीक है, जो नेटो है वो क्या करता है, नेटो के अंतर्गत इसके जो भी जो कंट्रीज है वो नेटो के मेंबर्स होते हैं। अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो वो सभी के खिलाफ हमला माना जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी कमिटमेंट। और क्योंकि एक देश के खिलाफ अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो सबके खिलाफ अटैक माना जाएगा, और सभी जो कंट्रीज है वो आगे आएंगे उस पर्टिकुलर कंट्री की हेल्प के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये नेटो में सिक्योरिटी कमिटमेंट दिया जाता है, सुरक्षा प्रतिबद्धता वहाँ पे होती है। लेकिन नो नेटो के केस में सुरक्षा प्रतिबद्धता नहीं होती, मतलब कमिटमेंट नहीं होता सिक्योरिटी का, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कॉपरेशन जरूर होता है, सहयोग होता है। ठीक है, सिक्योरिटी कॉपरेशन होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रिविलेजेस भी मिलती हैं उन कंट्रीज को। लेकिन ये जो सिक्योरिटी कमिटमेंट है ना, ये नेटो के केस में तो सही है कि नेटो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स प्रोवाइड करवाता है डेजिग्नेटेड कंट्री को, लेकिन नॉन नेटो एलाई के केस में ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऐसा पूछा था, तो 42वें का डी हो जाएगा। कौन सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये एक डेजिग्नेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग इसे प्रोवाइड करवाया जाता है किसी फॉरेन पार्टनर्स को, और उस फॉरेन पार्टनर को इसके बदले कुछ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं डिफेंस के एरिया में, ट्रेड के एरिया में, सिक्योरिटी कॉपरेशन में, मतलब सुरक्षा सहयोग में।
ठीक है। उसके अलावा जो ये नॉन नेटो अलाइड डेजिग्नेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक पावरफुल सिंबल है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे कतर का यूएसए के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। उसके अलावा जो मेजर नॉन नेटो अलाई है, उस वो क्या प्रोवाइड करवाता है? मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये कोई जो सिक्योरिटी कमिटमेंट है ना, वो डेजिग्नेट नहीं करवाता। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्राइवेट मेंबर्स बिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अब ये प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं। देखो जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। राज्यसभा में भी जो मेंबर्स होते हैं, कुछ तो होते हैं इसके मेंबर्स रूलिंग पार्टी से और कुछ नॉन रूलिंग पार्टी से, और सेम लोकसभा में होता है, कुछ मेंबर्स जो है वो रूलिंग पार्टी से होते हैं और कुछ नॉन रूलिंग पार्टी से होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के हैं रूलिंग पार्टी में भी। एक तो मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, और एक जो मिनिस्टर्स नहीं है, नॉट मिनिस्टर। सेम लोकसभा लोअर हाउस में कुछ जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, तो वो नॉन मिनिस्टर हो गए। ठीक है, तो ये प्राइवेट जो मेंबर हैं वो कौन से हो गए? तो हर एक वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, बेशक से वो रूलिंग पार्टी का है, तो रूलिंग पार्टी के ये मेंबर्स भी मिनिस्टर नहीं है, और नॉन रूलिंग पार्टी के तो मेंबर्स मिनिस्टर नहीं होंगे, जनरली होते ही नहीं है अपोजिशन पार्टी से या फिर नॉन रूलिंग पार्टी से। तो इसका मतलब कि मिनिस्टर्स के अलावा जो भी अन्य मेंबर बच गए ना, मतलब जो नॉन मिनिस्टर बच गए, बेशक से वो रूलिंग पार्टी से हैं या नॉन रूलिंग पार्टी से, तो जो भी ये बच गई तो इनको क्या बोला जाता है? इनको प्राइवेट मेंबर्स बोला जाता है। ठीक है, और इन प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, और जो मिनिस्टर्स के द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पब्लिक बिल, पब्लिक बिल। ठीक है, और जनरली जो पार्टी सत्ता में होती है ना, जो पार्टी सत्ता में होती है, अगर उसके द्वारा कोई बिल लाना हो तो जनरली क्या होता है कि मिनिस्टर के द्वारा ही वो बिल लाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि नॉन रूलिंग पार्टी अगर कोई बिल लाती है तो जनरली उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल इसका मतलब जनरली किसके द्वारा लाया जाता है? नॉन रूलिंग पार्टीज के द्वारा। ठीक है, ये इसके बारे में बातें थी। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है कि इट इज़ अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, कि कोई भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी वो एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है ना, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कि इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट पब्लिक बिल के केस में सही है, प्राइवेट बिल के केस में नहीं। जैसा अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना, वो मेनली नॉन रूलिंग पार्टी के द्वारा जनरली लाए जाते हैं, और जो पब्लिक बिल है वो मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर रूलिंग पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई बिल लाना है, हेल्थ इशू है और उससे रिलेटेड कोई बिल लाना है, तो इसको जनरली हेल्थ डिपार्टमेंट ही इसका ड्राफ्ट तैयार करता है। लेकिन अब प्राइवेट बिल अगर वो अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाएगा, आप मान के चलो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा ये लाया गया है और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार करेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम अपोजिशन पार्टी द्वारा अगर ये बिल लाया गया है, मैं तब की बात कह रहे हैं हम, तो मैं तब की बात कह रही हूँ कि अगर अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जो कि जनरली होता है, तो इसमें तो डिपार्टमेंट का ये कोई सरकार बनाने थोड़ी ना देगी कि प्राइवेट मेंबर का बिल लाया गया है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा कोई बिल लाया गया हेल्थ से रिलेटेड और उसको ये डिपार्टमेंट तैयार करेगा। ऐसा तो है, होता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये पब्लिक बिल के केस में सही है। और इसी तरह से अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू है और उससे रिलेटेड कोई बिल लाना है, तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा उसको प्रिपेयर करा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दूसरी गलत, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, तो कोई भी वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से ही क्यों ना हो। ठीक है, और एक जो प्राइवेट मेंबर है जिस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, उसके लिए उसे प्रियर नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन पहले? 1 मंथ पहले। लेकिन पब्लिक बिल के केस में ऐसा नहीं है। पब्लिक बिल के केस में सिर्फ 7 डेज का पहले नोटिस देना होता है, और प्राइवेट मेंबर के केस में और प्राइवेट बिल के केस में 30 दिन पहले नोटिस देना होता है। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं कि इसके
4 गुना से भी ज़्यादा टाइम पहले नोटिस इन्हें देना पड़ता है प्राइवेट मेंबर बिल के केस में। और इसकी जो ड्राफ्टिंग होती है ना प्राइवेट मेंबर बिल की, वो जो मेंबर लाएगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ड्राफ्ट तैयार करना, ना कि किसी डिपार्टमेंट का। 44th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले है अ मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया जाता है तो वो फर्दर भी उसका रीनोमिनेशन हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई ऐसी लिमिट नहीं है उसके ऊपर। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राज्यसभा के केस में हम क्या देखते हैं, राज्यसभा के केस में जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट से, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, कुछ होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और कुछ मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो ना केवल नॉमिनेशन बल्कि जो इलेक्शन होता है ना, ये वाला यहाँ पे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट ये करे जाते हैं, ये तो नॉमिनेटेड हो गए, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट वाले हो गए। तो ना केवल इनका इलेक्शन बल्कि इनका नॉमिनेशन, दोनों ही के केस में जो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन कितने भी बार हो सकता है। फिर तो पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि द नॉर्मल टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर्स एट अ टाइम, कि राज्यसभा की एक टाइम में 6 ईयर्स उनकी नॉर्मल टर्म है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा जो अपर हाउस है वो एक परमानेंट हाउस है और ये डिसोल्व नहीं होता है। जो ये 6 ईयर का टाइम पीरियड है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि और दूसरी ओर लोकसभा के केस में क्या है कि 5 साल तक रहती है और उसके बाद जो है वो नई लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, 44th का ए आंसर है। तो जो रिटायरिंग मेंबर है राज्यसभा के, वो एलिजिबल होते हैं कितनी भी बार री इलेक्शन के लिए भी और रीनोमिनेशन के लिए भी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और ये डिसोल्व नहीं होती है, मतलब इसका विघटन के अधीन नहीं है, यह एक स्थायी सदन है। तो 45th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो, इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट भी आता है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट के लेवल पर हाई कोर्ट्स भी आते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दी है कि द ओथ्स एंड एफर्मेशंस फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज प्रोवाइडेड अंडर द 2nd शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2nd शेड्यूल नहीं आएगा, यहाँ पे 3rd शेड्यूल आएगा। ओथ और एफर्मेशंस के जो फॉर्म्स हैं वो कौन से शेड्यूल में दिए हैं, 3rd शेड्यूल में। और 2nd शेड्यूल में जो अलाउंसेस हैं, एमोलमेंट्स हैं, इन सब से रिलेटेड दिया गया है। हम कैसे याद रख सकते हैं 2nd शेड्यूल को, एज फॉर 2nd शेड्यूल और एज फॉर सैलरीज, अलाउंसेस और एमोलमेंट्स, ये सभी चीज़ें। देखो, हालांकि सैलरीज वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, अलाउंस, एमोलमेंट्स ऐसा करके वहाँ पे दिया गया है, लेकिन कोडिंग करके ऐसे याद रख सकते हैं, एज फॉर 2nd शेड्यूल, एज फॉर सैलरीज एक्सेट्रा। ओथ्स नहीं आएंगी, ओथ्स 3rd शेड्यूल में आएंगी। तो ऐसे करके जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। एक और बात कि जो 2nd शेड्यूल है और 3rd शेड्यूल, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। 2nd और 3rd शेड्यूल में, 2nd शेड्यूल में भी काफ़ी जो ऑफिसेज हैं, या फिर जैसे कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ये काफ़ी पोस्ट यहाँ पे दी हैं, और 3rd में भी अलग अलग दी हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो देखो, इन दोनों में अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँ ना, कि जो 2nd शेड्यूल में भी आएंगे और 3rd में भी, वो है पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो 2nd शेड्यूल में है और 3rd शेड्यूल में भी उनके बारे में दिया है, उनकी ओथ्स और एफर्मेशन के बारे में भी, और उनकी यहाँ पे अलाउंसेस, अमोलमेंट्स, इन सब के बारे में। दूसरा है हाई कोर्ट के जजेस, जो दोनों में कॉमन है। और 3rd है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 3rd और 2nd शेड्यूल दोनों में ही कॉमन है 3, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद है कि दूसरी स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज इंडिया में कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य करने के लिए टेम्पोरेरी बेसिस पर उन्हें कॉल बैक करा जा सकता है, उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। देखो, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर आगे देखते हैं, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बुलाया जाता है। ये यहाँ भी ये स्टेटमेंट भी सही है, इतना भी सही है। फिर है विद प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही स्टेटमेंट है यहाँ तक भी। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है।
देखो हमने जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है उसमें काफ़ी सारे हमने पढ़े हैं, जैसे कि हमने एडहॉक जजेस को भी पढ़ा है, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट, और इसी तरह से रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 128 में कि रिटायर्ड जजेस को बुलाया जाता है, जो यहाँ पे दिया है ना आर्टिकल 128 में है। उसके अलावा हमने जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में भी पढ़ा है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करना किस केसेस में, जब या तो चीफ जस्टिस की जो सीट है वो या तो वैकेंट है, या फिर वो एब्सेंट है, या फिर टेम्पोररी टाइम पे वो कहीं गए हुए हैं, जैसे कि वो फॉरेन में गए हुए हैं, तो उस टाइम पे भी एक्टिंग जजेस हैं। तो देखो ये 3 अलग अलग केस हम पढ़ते हैं मेनली। इसमें जो पहले वाला केस है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करना, उसको तो करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट, ठीक है। उसके अलावा जो ये 2 बच गए ना, एडहॉक जजेस की और उसके अलावा एडहॉक जजेस की और रिटायर्ड जजेस की, इन दोनों को ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट करते हैं। लेकिन इन दोनों के ही केसेस में प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो आवश्यक है। यहाँ पे पहले केस में क्या था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले नहीं, ये यहाँ पे CJI जो चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे पहले वाले में तो क्या है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो 2 केस बच गए ना, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का केस और रिटायर्ड जजेस की, तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट की जो कंसेंट है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो थर्ड शेड्यूल में क्या दिया है, जो ओथ्स और एफर्मेशन है उसके फॉर्म्स दिए गए हैं, मतलब उनके प्रारूप दिए गए हैं, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 128 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 128 में दिया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो किसी भी समय किसकी कंसेंट से, प्रेसिडेंट की कंसेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, जो या तो हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज रह चुके हों। देखो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके लिए तो एज सच कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उनके पास तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं ना, वो सिर्फ वही जजेस आएंगे जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर वो हाई कोर्ट के जज रहे हैं तो उनके पास ये क्वालिफिकेशन हो जाती है रिटायरमेंट के टाइम तक। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 3 केसेस हैं। पहले तो ये कि हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदभार कभी संभाला हो, ठीक है, पहला केस। दूसरा, फेडरल कोर्ट के जजेस के रूप में उन्होंने कार्य करा हो, ठीक है। तीसरा केस ये है कि हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, उसके साथ ही क्या, हाई कोर्ट का जज, और उसके एडिशन में क्या होना चाहिए इसके लिए, इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 केस हैं। इन सभी जजेस को टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये करने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। 46th क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिस्टर XYZ वॉन्ट्स टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। मिस्टर XYZ हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं। वट इज़ द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन सो दैट ही बिकम्स अ सुप्रीम कोर्ट जज। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकें। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिनिमम एज जो है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो ये स्टेटमेंट कौन सी सही है, डी स्टेटमेंट, नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो कौन सी क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। देखो मेनली पहली तो क्या है कि वो सिटीजन होना चाहिए, किसका, इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा कि वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों 5 साल तक, या फिर एज ए एडवोकेट काम करा हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, कितने साल तक, 10 साल तक। हाई कोर्ट के जज 5 साल तक, हाई कोर्ट के एडवोकेट कितने साल तक, 10 साल तक, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रह चुके हैं, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो मिनिमम एज का ऐसा कोई जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो क्वालिफिकेशंस हैं वो वर्णित हैं। पहली, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो किसी एक हाई कोर्ट का जजेस या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट का इन ससेशन फॉर 5 ईयर्स। मान लो कोई एक जज है और वो ए नाम के हाई कोर्ट में, ए स्टेट के हाई कोर्ट में वो 2 साल तक जज रहा हो, फिर उसके बाद लगातार वो बी स्टेट के हाई कोर्ट में जज के रूप में उन्होंने 3 साल तक काम करा हो,
तो मिलाकर कितने साल तक, 5 साल तक लगातार एज ए हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करा है, तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन है। सेम चीज़ है एडवोकेट के बारे में। एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सेशन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक। ठीक है, जो ये हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये तो हमने किसके लिए पढ़ा है इतना कि वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, लेकिन अगर एडवोकेट के रूप में काम करा हो इन्हीं हाई कोर्ट में, तो फिर टोटल मिलाकर 10 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, 10 ईयर्स एडवोकेट के केस में। और वो भी एडवोकेट जो है हाई कोर्ट में ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ठीक है, तो दोनों ही केस में यहाँ पे हाई कोर्ट है, एक में जज और एक में एडवोकेट। उसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है कि क्या होनी चाहिए कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रह चुका हो, एक पारंगत विधिवेत्ता रह चुका हो। किसके ओपिनियन में? भारत के राष्ट्रपति के ओपिनियन में। ठीक है, नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई मिनिमम एज मतलब जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित नहीं करी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। 47वां क्वेश्चन, स्माइल स्कीम के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हैं और उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, स्माइल स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था। स्माइल स्कीम के बारे में पहली स्टेटमेंट है कि स्माइल स्कीम इज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, मतलब वो व्यक्ति जो वंचित व्यक्ति है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए ये योजना शुरू करी गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स और स्माइल स्कीम में कौन कौन से आएंगे? एक तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और दूसरा बैगिंग करने वाले लोग, मतलब वो व्यक्ति जो कि बैगिंग के काम में इन्वॉल्व हैं। तो दोनों प्रकार के, और इसी के लिए ये स्कीम के भी 2 सब पार्ट्स हैं। सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है। तो दूसरी स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स हाउसिंग फैसिलिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो गरिमा गृह है ऐसी उस स्कीम के अंडर इन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज और पीएम दक्ष स्कीम के अंडर इन्हें स्किल डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है इट हैज़ अ प्रोविजन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन शेल अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का यहाँ पे प्रोविजन है? तो देखो, स्माइल स्कीम में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का प्रोविजन तो है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में नहीं है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंडर में ये है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। तो जो स्माइल स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो किसको सपोर्ट करती है? मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को, उनके लिवलीहुड के लिए और उनके एंटरप्राइज के लिए, मतलब उनकी उद्यमिता और आजीविका प्राप्त करने के साधन के लिए उनकी हेल्प करती है, आजीविका प्रदान करवाने में इनकी हेल्प करती है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम कौन सी होती है? मतलब जिसके अंडर में कई सब स्कीम आती हैं। ये क्या प्रोवाइड करवाती है? वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन, किसको? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और उन व्यक्ति को जो किस काम में एंगेज्ड हैं? बैगिंग के काम में एंगेज्ड हैं। इसकी 2 सब स्कीम है, एक तो किसके लिए? ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, और एक बैगिंग जो व्यक्ति बैगिंग के काम में इन्वॉल्व हैं उनके लिए। ठीक है, अब इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक तो ये कि पीएम दक्ष स्कीम के अंडर इन्हें स्किल डेवलपमेंट और लिवलीहुड प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा, जो पीएमजे योजना है ना, पीएम जन आरोग्य योजना इसका नाम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंडर में कंपोजिट मेडिकल हेल्थ जो फैसिलिटी हैं वो इन्हें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तीसरा, हाउसिंग फैसिलिटी, जो किस फॉर्म में? गरिमा गृह की फॉर्म में हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें एंश्योर होगा फूड, क्लोथिंग, ये सभी चीज़ें। फिर एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का भी यहाँ पे प्रोविजन है, जो और ये जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है वो किसके अंडर में काम करेगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंडर में। ये मॉनिटर करेगी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं उन मामलों की इन्वेस्टिगेशन करना, निगरानी करना, उन पर जल्द से जल्द जो है डिसीजन लेना और जो अपराधी हैं उनको सजा देना, ये सभी काम इसके हैं। 48th क्वेश्चन भी एक स्कीम से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ठीक है, देखो, कोविड-19 के टाइम पे ये स्कीम आई है और कोविड-19 के कारण जिस भी बच्चे ने अपने या तो एक पेरेंट को या फिर दोनों पेरेंट को या फिर अगर उनका कोई लीगल गार्जियन है जो उनका रख रखाव कर रहा है उनको खो दिया है, तो उस केस में जो 18 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं, 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, 18 साल से कम की उम्र कब होनी चाहिए? जब इनके जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, इनकी मृत्यु हुई हो, उस टाइम पर 18 साल से कम आयु के ये होने चाहिए। तो उनको कुछ फंडिंग, कुछ फैसिलिटी जो है वो इस स्कीम के अंडर में प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ फंडिंग वो क्या है? यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट में 2 चीज़ें दी हैं। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू एंश्योर रिहेबिलिटेशन एंड गैप फंडिंग फॉर एंश्योरिंग द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन who have lost both parents to COVID-19। तो ये स्टेटमेंट सही है।
लेकिन यहाँ पे सर बहुत पेरेंट्स अगर सिंगल पेरेंट भी है या फिर उनका कोई लीगल गार्जियन भी है तो उस केस में भी ये जो स्कीम है उन बच्चों पर भी ये एप्लीकेबल है, उनके लिए भी ये प्रोवाइड है, ये स्कीम प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, फिर दूसरा है कि इट विल प्रोवाइड अ मंथली स्टाइपेंड फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि मतलब 18 साल की उम्र से मंथली स्टाइपेंड या फिर मासिक वजीफा हम बोल सकते हैं, वो दिया जाएगा। और 23 साल की उम्र पूरी होने पर, 23 साल की ऑन अटेनिंग 23 ईयर्स ऑफ एज, 23 साल की उम्र प्राप्त करने पर एक लमसम अमाउंट भी दी जाएगी 10 लाख रुपए की, एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, सी आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो देखो ये जो करंट अफेयर्स है ये फरवरी मंथ का है, तो उस टाइम की न्यूज़ है। उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को कुछ टाइम के लिए, इसलिए न्यूज़ में था। तो कौन कौन से चिल्ड्रन इसमें आएंगे? जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए हों, या फिर अगर उनका कोई सर्वाइविंग पेरेंट है, कोई एक भी है, उनके ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं जो उनको सर्वाइवल कर रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई हो, या फिर लीगल गार्जियन या फिर एडप्टिव पेरेंट, सिंगल एडप्टिव पेरेंट ड्यू टू कोविड-19 उनकी मृत्यु हो गई हो, बच्चों ने उन्हें खो दिया हो, तो उनको ये मिलेगा। देखो इसके लिए क्राइटेरिया है कि इन जो ये गार्जियन है या पेरेंट्स, इनकी मृत्यु किस बीच होनी चाहिए? 11 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक। 11 मार्च 2020 मतलब जिस टाइम पे WHO ने कोविड-19 को महामारी, वैश्विक महामारी जो है वो डिक्लेयर करा था, इस बीच में। तो ये जो स्कीम है ये 18 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए है, मतलब उस डेट को, जिस डेट पर उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, उन्होंने 18 साल की उम्र पूरी ना करी हो। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? कि जो बच्चे हैं उनकी सही कॉम्प्रिहेंसिव केयर करी जाए, प्रोटेक्शन करा जाए बच्चों का, उनकी एजुकेशन के लिए, वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए उनको एम्पावर करना, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 18 साल की उम्र पूरी होने पर, और 10 साल की और 23 साल की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 49th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? नीचे ये 4 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो भी डिस्प्यूट आएंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो उन्हें फर्स्ट इंस्टांस में, यानी कि पहली बार में सुने। मतलब ऐसे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि फर्स्ट इंस्टांस में ही वो उन्हें सुनते हैं। जब भी वो मुद्दा आता है तो पहली बार ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जैसे कि रिट जुरिस्डिक्शन हो गए, रिट्स हो गए। तो रिट्स में क्या है कि आर्टिकल 32 के अंडर में अगर किसी व्यक्ति के, किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो वो बिना किसी हाई कोर्ट में अपील करे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इंस्टांस में वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और फर्स्ट इंस्टांस में सुप्रीम कोर्ट ऐसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मुद्दों की सुनवाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिट जुरिस्डिक्शन इसका सही आंसर है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है हमारे देश में, और वो सभी डिस्प्यूट जो कि इसकी इंडियन फेडरेशन के डिफरेंट यूनिट्स के बीच में होते हैं, जैसे कि सेंटर या स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में, तो इन सभी की सुनवाई कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एज वेल एज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है इन मुद्दों पर, ठीक है, इन डिस्प्यूट्स पर, जो कि इंडियन फेडरेशन की डिफरेंट यूनिट्स के बीच में होते हैं। अब ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कोई अदर कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट पर निर्णय नहीं ले सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे डिस्प्यूट पर डिसीजन ले सकता है, कोई अन्य कोर्ट नहीं। तो उसका मतलब हो गया एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अभी हमने देखा था, O फॉर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और F फॉर फर्स्ट इंस्टांस में केसेस को सुनना। तो OF से आप याद रख सकते हैं, O फॉर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और F फॉर मतलब ऐसे डिस्प्यूट जिन पर F फॉर फर्स्ट इंस्टांस में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए कोडिंग आप याद रख सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट कौन कौन से हैं? इनको फेडरल डिस्प्यूट्स भी बोलते हैं। अगर सेंटर के बीच में या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए हों, दूसरा एक साइड तो सेंटर है और या तो एक स्टेट है या फिर एक से ज़्यादा स्टेट हैं, और दूसरी साइड या तो एक स्टेट है या फिर एक से ज़्यादा स्टेट हैं, ऐसे मुद्दे। और थर्ड में क्या आएगा? एक साइड एक स्टेट है या फिर एक से ज़्यादा स्टेट हैं, दूसरी साइड भी या तो एक स्टेट है या फिर एक से ज़्यादा स्टेट है। ये सभी इनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है ना, तो वो फेडरल डिस्प्यूट में है, उनको फेडरल डिस्प्यूट बोलते हैं। और इन पर निर्णय कौन लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एज वेल एज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है इन फेडरल डिस्प्यूट्स पर।
इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट, ये अभी हमने देखा बिटवीन टू और मोर स्टेट्स भी। इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल क्या है अभी हमने देखा है। फर्दर दिस जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि ऊपर ये जो 3 दिए हैं ना, 3 केसेस, इनके अलावा और भी केसेस डाल दिए जाते हैं इनमें से, और फिर पूछा जाता है कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो इसमें मेनली आएंगे, देखो अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, एंगेजमेंट हुई है, सनद हुई है और इसी तरह का कोई और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई मुद्दा उठता है ना, डिस्प्यूट, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड नहीं होती है। उसके अलावा अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट, कोई ऐसी ट्रीटी या एग्रीमेंट जिसमें स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करवाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन, अगर इनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है ना तो वहाँ पर एक्सटेंड नहीं होगी, उसमें स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन हो। फिर है वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर है, यानी कि अंतर राज्य जल विवाद हैं, या फिर फाइनेंस कमीशन के संदर्भ वाले कोई मामले हैं, या फिर उसके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस या फिर पेंशन है जिसका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में समायोजन होना है, एडजस्टमेंट होना है। उसके अलावा ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर, कमर्शियल नेचर के वो साधारण मुद्दे, वो साधारण विवाद जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में हो रहे हैं। उसके अलावा रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अगर किसी स्टेट ने रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, मतलब अगर कोई केंद्र के विरुद्ध राज्य के किसी नुकसान की भरपाई करना, मतलब रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस की रिकवरी करना बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, जो कि स्टेट के द्वारा लगाए गए हैं, स्टेट के नुकसान की भरपाई करने के लिए किसके विरुद्ध, सेंटर के विरुद्ध जो लगाए हैं। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिट्स, और रिट्स ऑप्शन में दिया था, तो रिट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है क्योंकि जो सिटीजन है वो सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 50वां क्वेश्चन, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर एंड स्टेट्स to respond to a petition to enforce the fundamental duties of citizens. In this context, consider the following statements regarding the fundamental duties. तो fundamental duties से related नीचे statement दी हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा correct है। पहला है at present there are 14 fundamental duties, ये statement गलत है क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A में, और आर्टिकल 51A, और ये कब जोड़े गए थे, ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो तब इनको जोड़ा गया था। लेकिन याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उस टाइम पे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा गया था। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ना, उसको 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो आज के टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ना कि 14, तो गलत हो जाती है ये स्टेटमेंट। फिर आफ्टर देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके इनकॉर्पोरेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द पार्ट दैट एंश्योर्स द ड्यूटीज़ हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, ये जो पार्ट है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट 4A, वो सिर्फ एक ही बार अमेंड करा गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों, सिर्फ एक ही बार में, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना 2002 में, तो उस टाइम पर एजुकेशन से रिलेटेड जो चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना पेरेंट्स की जो ड्यूटी है, वो उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, उसको यहाँ पे ऐड करा गया था 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में दी गई हैं। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके बाद से इनको इनकॉर्पोरेट करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 51A जोड़ा गया, और जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज के टाइम पे हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा भी ही जोड़ दिया गया था, यहाँ पे 1976 आएगा। और 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है 2002 में उसको ऐड करा गया था। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी जो है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी कोर्ट को किसी मामले पर निर्णय लेना है तो उस टाइम पर वो उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर। तो इस वीडियो में हमने 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको सभी की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने सजेशन जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।